एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो G20 के जो जम्मू कश्मीर में समिट होने वाला है उससे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि यहाँ पे कमांडोज हमारे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। एनएसजी कमांडो हो, मार्कोस हो, पैरासेफ के लोग हों। पैरासेफ के लोग तो पहले ही से डिप्लॉयड थे, मार्कोस भी पहले से डिप्लॉयड थे। अब एनएसजी कमांडोज को भी डिप्लॉय यहाँ पर कर दिया गया है और स्पेशली इस मीटिंग के लिए, समिट के लिए ही किया गया है। उनकी संख्या बढ़ा दी गई है क्योंकि श्रीनगर में होने वाला है ऐसे इलाके में जहां पर चारों ओर झील होगी, तो मार्कोस का यहाँ पर बहुत ज्यादा काम देखने को मिल रहा है। पूरी तरह से सिक्योरिटी उनके हाथ में पहुंच गई है। ये तो हुई हमारी डिप्लॉयमेंट, हमारा जो अपनी इंटरनल फोर्सेस का। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के डेलीगेशन को देखा गया है, जिनको कि हमारी तरफ से एलओसी का दौरा करवाया जा रहा था। एलओसी के इलाके में जानकारी दी जा रही थी। इसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, पर केवल तस्वीरें निकल कर आई हैं। इसमें ये कहा गया था कि उनको जो ग्राउंड सिनारियो है उसके बारे में बताया जा रहा था, किस तरह से पाकिस्तानी टेररिस्ट अंदर आते हैं, एलओसी पार करते हैं। ये सारी चीजें उनको बताई गई ताकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो डेलीगेशन है वो समझ पाए कि टेररिस्ट आजकल कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ पाएं या कुछ हमें समझा भी पाएं। हमें समझाया क्या ये नहीं बताया गया, पर यह जरूर बताया गया कि इजरायली डेलीगेशन को क्या बताया गया है या क्या समझाया गया है भारत की तरफ से। जब तक कि भारत का ऑफिशियल कोई बयान निकलकर सामने ना आए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह की विजिट है ये, किस तरह की डेलीगेशन की विजिट है, वो भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, वो भी G20 के समिट से पहले, वो भी एलओसी पे। तो कुछ ना कुछ तो जरूर पकड़ा होगा। बात करते हैं अपनी इंडियन नेवी के सबमरीन प्रोजेक्ट की। आपको पता है कि प्रोजेक्ट 75I चल रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन पर भी बात हो रही है, पर उससे पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसपे कि अब नेवी ज्यादा ध्यान देने लगी है। इसमें S5 और प्रोजेक्ट 76 है। S5 की अगर हम लोग बात करें तो अरिहंत क्लास के जो सबमरीन है उससे बड़े सबमरीन बनाने के प्रोग्राम को S4 प्रोग्राम या S4 स्टार प्रोग्राम कहा जाता था, जिसमें कि अरिहंत और अरिघाट से बड़े सबमरीन बनाने हैं, उन्हीं पर बेस्ड पर बड़े। पर S5 में कुछ एक्स्ट्रा लार्ज सबमरीन बनानी है, पर होंगी वही न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन अरिहंत और अरिघाट जैसी ही। इसमें कहा जा रहा है कि 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले सबमरीन बनाने हैं, जो कि पहले प्रायोरिटी नहीं थे। पहले न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन पे प्रायोरिटी की जा रही थी, पर अब ये भारत ये चाह रहा है, इंडियन नेवी ये चाह रही है कि हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, अपना जो ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड, उसको पूरा करने के लिए हम कर तो चुके हैं, पर इनविजिबल तौर पे मिसाइल लॉन्च की जा सके समंदर के अंदर से, कई सबमरीन हमारी घूमती रहें और इनविजिबल तौर पे हम अपनी न्यूक्लियर पावर मिसाइल लॉन्च कर सकें। ये कैपेबिलिटी भारत को अब ज्यादा प्रायोरिटी की लग रही है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट 76 जिसमें कि इंडिजिनस सबमरीन बनाने हैं 12 सबमरीन, जो कि प्रोजेक्ट 75I के बाद आना था, इस पर प्रायोरिटी अब कर दी गई है। और 75I तो साथ साथ चलेगा ही, विदेशों से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और खरीद रही है भारत या इंडियन नेवी खरीदना चाह रही है ताकि उसको प्रोजेक्ट 76 में इनकॉर्पोरेट कर सकें। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन से हमने बहुत कुछ सीखा है, पर प्रोजेक्ट 76 में जो नया सबमरीन बनाना है वो स्कॉर्पियन क्लास के जैसा नहीं होना चाहिए, उससे एडवांस होना चाहिए। प्रोजेक्ट 75I से भी एडवांस होना चाहिए, इसलिए कुछ एडवांस कंपोनेंट इसमें लगेंगे ही। उसी का डिजाइन अब किया जा रहा है। 2025 तक कहा जा रहा है कि इसका डिजाइन फ्रीज कर लिया जाएगा। बात करते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर एक अटैक किया गया है, उनके महल में कह सकते हैं आप, या उनके घर पे कह सकते हैं। एक ड्रोन से अटैक किया गया, एक वीडियो भी निकलकर सामने आई है। उसमें ड्रोन क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है, या लॉइटरिंग म्यूनिशन हो सकता है, ये क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्डिंग की छत पे, या आप कह सकते हैं उनके झंडे पे। रशिया का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से ये ड्रोन या जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है वो छोड़ा गया था, डिप्लॉय किया गया था पुतिन की जान लेने के लिए। पर मुझे इसमें कोई भी सच्चाई नहीं लग रही, क्योंकि कैसे एक ड्रोन यूक्रेन से चलता हुआ आ जाएगा, रशिया पहुंच जाएगा और रशिया के डिफेंस सिस्टम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो ये मान लेते हैं कि छोटा कंपोनेंट है, पर फिर भी वो क्या महल के इतने पास तक पहुंच जाएगा जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम कितने ही लगे रहते हैं। रशिया का कहना है कि एंटी ड्रोन सिस्टम के कारण ही इसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम किया गया था और ये अपने डिजायर्ड टारगेट पर नहीं टकरा पाया। तो जब उसकी छत पर टकरा गया है तो डिजायर्ड टारगेट पे अब क्या बचा हुआ है, अब कहां उसको टकराना था, उसको तो छत पे ही टकराना था। मुझे लगता है कि अगर यूक्रेन ने इस प्रकार का लॉन्च कुछ किया भी होगा तो वो आसपास के एरिया से ही किया होगा। इसको एक तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी भी कहा जा सकता है, जो कि रशिया कह भी रहा है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, और रशिया ये कह भी रहा है कि इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल वो स्वतंत्र है और इसका जवाब दे भी सकता है।
तो हो सकता है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ भी आ जाए इस घटना के बाद। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं चीन की। ये अफवाह उड़ रही है या ये खबर आ रही है कि चीन में गोरखा, नेपाली गोरखा को भर्ती किया जा सकता है, और अगर चीन इस प्रकार की चीजें कर लेता है तो वो तीसरा देश बन जाएगा नेपाली गोरखा को अपनी आर्मी में एम्प्लॉयमेंट देने वाला देश। असल में 2022 में आपको पता है कि चीज निकली थी कि नेपाली गोरखा को इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए नहीं भेजने की पैरवी उनकी सरकार कर रही थी। भारत को वहां पर कोई भी रिक्रूटमेंट कैंप लगाने की अनुमति नहीं मिली थी। वहां पर उस समय उनकी सरकार का यह कहना था, जो कि कम्युनिस्ट सरकार थी, कि भारत ने कोई कंसल्टेशन लिया नहीं यह अग्निवीर प्रोग्राम लाने से पहले। फिर ये हुआ कि भाई चुनाव के बाद, जो अब आगे चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद ये चीज क्लियर होगी कि कब इसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट करना है। 2023 आ गया, नई गवर्नमेंट भी उनकी बन गई, पर ये डिसाइड नहीं हुआ कि भर्ती होनी है कि नहीं होनी। अभी तक कोई भी कैंप नहीं लगाया गया और ये भी माना जा रहा है कि 2023 में कोई भी भर्ती नहीं होने वाली है। इसी बीच चीन उनको लुभाने का प्रयास कर रहा है और अपने यहाँ रिक्रूटमेंट करवाने का प्रयास भी कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। चीन का यह पहला प्रयास नहीं है। 1962 के युद्ध के बाद भी चीन ने यह प्रयास किया था कि नेपाली गोरखास को भर्ती करेंगे हम, पर उस समय नेपाल और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते थे। पाकिस्तान भी ये चाहता था कि नेपाली गोरखास को भर्ती करें, क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ देश था, तो वो भी हक जताना चाहता था कि गोरखा रेजिमेंट उसका भी हक है और इस जो नियम है इसको चालू रखा जाए पाकिस्तान के अंदर भी। नेपाल ने उसके लिए भी मना कर दिया था। पर अब नेपाल में है कम्युनिस्ट राज और भारत से उनके रिश्ते काफी अच्छे नहीं रह रहे हैं। हालांकि बहुत सी चीज़ों में कॉपरेशन चल रहा है, पर ज़्यादा क्लोज वो चीन के। तो अब ये खबरें उड़ने लगी हैं कि चीन को वो अनुमति दे सकते हैं उनके लोगों को या नेपाली गोरखास को अपने यहाँ भर्ती करने की। तो देखते हैं क्या चीज़ निकलकर सामने आता है। अभी तो ये अफवाहें कही जा सकती हैं। बात करते हैं एयरबस के C295 की। कुछ दिनों पहले तस्वीरें निकल कर आई थी कि भारतीय C295 तैयार हो गया है, पहला एयरक्राफ्ट जो कि स्पेन में बनाया जा रहा है। भारत के अंदर भी इसको बनाया जाएगा बहुत बड़ी संख्या में। तो अब ये खबर आ रही है कि हमारे पायलटों को वहां पर सिखाना स्टार्ट कर दिया गया है। स्पेन के अंदर उनकी ट्रेनिंग चल रही है और सितंबर तक ये एयरक्राफ्ट, पहला एयरक्राफ्ट भारत को डिलीवर हो जाएगा। इसी की इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि हमारे ही पायलट इसको उड़ा कर लाएंगे, हमारे पायलट इसको भारत के अंदर उड़ाएंगे, हमारे ही पायलट हमारे दूसरे पायलटों को इसको उड़ाना सिखाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। भारत के अंदर भी सिमुलेटर लगाया जाएगा, पर अभी जो शुरुआत की ट्रेनिंग है वो वही हो रही है। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान और यूक्रेन के रिश्तों की। पाकिस्तान के द्वारा 3 नए कंसाइनमेंट यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, जो कि 155 mm आर्टिलरी शेल के होने वाले हैं। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार दे रहा है, एम्यूनिशन दे रहा है। 2 बार हथियार एम्यूनिशन दे चुका है, 2 अलग अलग प्रकार के एम्यूनिशन भी दे चुका है। 122 mm का भी दे चुका है, BM-21 भी दे चुका है, जो कि आर्टिलरी रॉकेट है। पर यूक्रेन उससे खुश नहीं था। जो उसके इस्तेमाल करने वाले जो कमांडर लोग हैं वो खुश नहीं थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से हम ये हथियार नहीं लेंगे। अब नया हथियार उनसे लिया जा रहा है, नया एम्यूनिशन लिया जा रहा है, वो है 155 mm का आर्टिलरी शेल। देखते हैं कितनी बैरल यूक्रेन की ये पाकिस्तानी शेल फाड़ता है। पाकिस्तान उनको इसलिए हथियार दे रहा है क्योंकि यूक्रेन ने यह वायदा किया है और तैयारी भी कर रहा है कि उनके Mi-17 हेलीकॉप्टर में नए इंजन वो लगाएगा और यूक्रेन की तरफ से वो नए इंजन और स्पेयर पार्ट पाकिस्तान को दिए जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन के खरीदे हुए ही टैंक भी पाकिस्तान ने यूक्रेन को दिए और उसके एवज में कुछ पैसे लिए हैं, जिससे कि पाकिस्तान चीन से नए टैंक खरीद सकता है। तो इस प्रकार का व्यापार यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है। और यूक्रेन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत आती है, कहती है जेलेंस्की को G20 की मीटिंग में बोलने का मौका दो। क्यों दिया जाएगा भाई मौका? और माता काली वाला कांड तो कर ही दिया है यूक्रेन ने। अब भारत की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको पढ़ा से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।